पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि ये सामान्य घटना है, तो फिर आप बहुत बड़े मुगालते में हैं, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को पूरी तरह से चेंज किया जा चुका है। उसके जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी, उसमें जिहादियों का प्रवेश हो चुका है। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, कहने को ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए और वोट के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की ज़रूरत है। बांग्लादेशी रोहिंग्या सिर्फ एक वोट नहीं है, बल्कि वो बूथ भी लूटते हैं और हिंदू मतदाताओं को डराते भी हैं। इसका प्रमाण अगर देखना है तो पश्चिम बंगाल के किसी भी बूथ पर जाकर देखा जा सकता है। आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट के कहने पर भी जो केंद्रीय बल थे उनकी तैनाती जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पे नहीं किया गया। जवाब क्या दिया गया? जब सीआरपीएफ ने लिस्ट मांगा तो उन्हें संख्या बता दी गई, संख्या बताई गई कि पूरे पश्चिम बंगाल में इतने टोटल बूथ हैं और उसमें इतने बूथ सेंसिटिव है, लेकिन कौन सा बूथ सेंसिटिव है नहीं बताया गया। जो सेंसिटिव बूथ थे, जो संवेदनशील इलाके थे, वहाँ पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई और इसी का नतीजा था कि वहाँ पर जो हजारों बूथ लूटे गए और यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा गया है। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार कोई अगर है तो एक और एकमात्र वहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और इसके बारे में कोई भी विपक्षी दल कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें 2024 दिखाई दे रहा है। 2024 में उन्हें वोट चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्योंकि मुस्लिम वोट यूनाइटेड है पश्चिम बंगाल में, उनकी जनसंख्या जनगणना के आधार में 30% है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका परसेंटेज पहले की तुलना में बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि जनगणना का ये डाटा अभी आना बाकी है। बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को कलकत्ता में बसाया गया है और इसी कारण जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो चुकी है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर रोहिंग्या मतदाता वो मेजॉरिटी में आ गए हैं और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि इतने सारे बूथ लूटे जा रहे हैं, मतपेटियों को लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स को लूटा जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। जहाँ तक केंद्रीय बल की तैनाती की बात है, केंद्र ने केंद्रीय बल भेजा, लेकिन केंद्रीय बल को उन इलाकों में नहीं खटाया गया, उनकी तैनाती उन जगहों पे नहीं की गई जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है या जो संवेदनशील इलाके हैं। जब कोई संवेदनशील इलाका कहता है तो आप उसको समझ जाइए कि वो कहने से डरता है, लेकिन वो इलाके कहीं न कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया होते हैं। लेकिन चूँकि लोकतंत्र का तकाजा कहिए या सच बोलने की हिम्मत नहीं, इस कारण से वो ये नहीं कह के क्या बोलते हैं कि वो संवेदनशील इलाका, कोई भी इलाका संवेदनशील कैसे हो सकता है? कानून सरकार क्या कर रही है, कानून प्रशासन क्या कर रहा है? अगर प्रशासन वहाँ तैनात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इलाका संवेदनशील होगा। प्रशासन की नाकामी से ही कोई इलाका या कोई बूथ संवेदनशील होता है। अगर वो संवेदनशील था तो वहाँ पे केंद्रीय बलों की तैनाती क्यों नहीं की गई? और चूँकि केंद्रीय बलों की तैनाती का अधिकार राज्य चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की होती है, इसलिए केंद्रीय बल किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो चाहते हुए भी उन जगहों पर नहीं जा सकते थे जहां पर ये हंगामा हो रहा था और इसी का नतीजा हुआ कि हजारों बूथ लूटे गए, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और जो डाटा आ रहा है वो कहा जा रहा है कि बहुत सारी डाटा को तो गवर्नमेंट छिपा रही है, जब वास्तविकता ये है कि जो स्थिति राज्यसभा चुनाव के समय में हुई थी, जब लाखों लोग वहाँ से माइग्रेट करके असम और त्रिपुरा में शरण लेने पहुँचे थे, बहुत हद तक वही स्थिति आज भी है ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें कांग्रेस की व्यवस्था देखिए। पटना में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ममता बनर्जी के साथ विपक्षी एकता की बात कर रहे थे और आज भी कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस का केंद्रीय नेता कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जबकि उसी पार्टी के लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, जो लोकसभा में उनका जो नेता है, कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो भी पश्चिम बंगाल से आते हैं और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने बूथ को लुटवाया। वहाँ पे कुछ अभी ऐसी घटनाएं भी घट रही है जिससे लगता है
कि पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन बहुत ही सक्रिय हैं, उनके पास बम और हथियारों का जखीरा तैयार हो गया और इसी कारण वहाँ पे बूथ लूटे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि अधीर रंजन चौधरी, जो मुख्य विपक्षी नेता हैं लोकसभा में और कांग्रेस के नेता हैं, वो लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का केंद्रीय कोई भी नेता, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तो बात छोड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात छोड़िए, केंद्रीय कोई बड़ा नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। यानी वोट की राजनीति ने उन्हें इतना विवश कर दिया है कि लोग मारे जाएंगे, बूथ लूटे जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें 2024 में जैसे भी हो नरेंद्र मोदी को हराना है और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर आपको पश्चिम बंगाल की घटना नहीं झकझोरती है तो इतना निश्चित है कि आपके अंदर का गैरत मर चुका है। नहीं तो आपको सोचना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष लोग, जो ये अवार्ड वापसी गैंग थे, वो कहाँ चले गए? अगर इतना ही हंगामा, अगर इतना ही हत्या, इतना ही बूथ लूटे गए होते किसी भाजपा शासित राज्यों में, तो अभी स्थिति क्या होती? क्या ये अवार्ड वापसी गैंग चुप रहता? क्या ये विपक्षी दल चुप रहते? सभी का वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया रहता। लेकिन पश्चिम बंगाल में चूँकि हिंदू मारे जा रहे हैं और मरवाने वाली मुस्लिम परस्त तृणमूल कांग्रेस है, उसकी नेत्री ममता बनर्जी है, इसलिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि समाज में घृणा फैला रहे हैं, लेकिन जो चुप हैं ऐसी घटनाओं पर भी, इतने आतंकवादी घटनाओं पर, रोहिंग्याओं को आधार कार्ड बना के दिया गया है, कौन दिया? वहाँ के प्रशासन देता है। वहाँ के प्रशासन में किसकी जो चल रही है ये सबको पता है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इस हद तक चली गई है कि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई विदेशी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई किसी देश का हो, मुसलमान है तो उसे वो मंजूर है। क्योंकि मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकती। आज तक किसी पर यह कार्रवाई नहीं हुई कि उन्हें आधार कार्ड कैसे मिल गया। लोग कहते हैं कि बीएसएफ पैसे लेकर उन्हें अंदर कराती है। कुछ हद तक बात सही भी हो सकती है, हम इसकी भी आलोचना करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि बॉर्डर है, सटा हुआ बॉर्डर है, जंगल का बहुत बड़ा इलाका है उस एरिया में, बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो पूरी तरह से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो है। इसके बावजूद लेकिन जो इन्हें आधार कार्ड उपलब्ध करवा रहे हैं और जो इनमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोई ये सवाल तो नहीं पूछता है कि जो रोहिंग्या आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कौन बना दे? जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक उन्हें कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बना सकता है। लेकिन चूँकि पुलिस प्रशासन से लेकर के बंगाल के प्रशासन में उन लोगों का वर्चस्व हो चुका है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। तो अगर ये चलता रहा तो आने वाले दिनों में यही स्थिति और राज्यों में भी होने वाली है। जिन्हें लगता है कि ये अवार्ड वापसी गैंग कुछ आपकी मदद करेंगे तो आप मुगालते में हैं। अमर्त्य सेन जैसा एक नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न से सम्मानित, अभी वो कोलकाता में ही हैं। उनके सामने इतनी हत्याएं हो रही है, बूथ लूटे जा रहे हैं। सामान्य पंचायत चुनाव में ये कंडीशन है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन वहीं 90 वर्षीय बुजुर्ग विद्वान अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता, वो यूसीसी पर बोलने तो निकल आते हैं, जहाँ यूसीसी का आने का मतलब उन्हें हिंदू राष्ट्र की वापसी दिखाई देती है। लेकिन बंगाल में हो रही हत्या हिंसा पर वो चुप लगा जाते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि चाहे वो जितने भी बुद्धिजीवी हों, ये वामपंथी पत्रकार हो, वामपंथी बुद्धिजीवी हो, वामपंथी नेता हो या कांग्रेस ही क्यों नहीं हो, ये कोई भी आपके पक्ष में बोलने नहीं आ रहा है। सोचना आपको है। धन्यवाद।